स्वागत है आप सभी का जियो पोल आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसका क्लास में डॉक्टर रमेश सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी की पुस्तक को जो है एक एक करके उसके सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है, विस्तार से लिखा गया है। जो यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये क्लास होने जा रही है। तो आप लोग देखिए, आज का हमारा चैप्टर है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीति आयोग, यानी योजनाबद्ध आर्थिक विकास तथा नीति आयोग। आप सभी लोगों को पता है कि पहले योजना आयोग भारत में था, उसको 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो ये है कि योजनाबद्ध आर्थिक विकास आखिर क्या होता है, ये हम समझें। कैसे विकास की रणनीति बनाई जाती है, दुनिया के और देशों में किस तरह से काम किया गया है, और जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसकी शुरुआत कैसे हुई और कितनी तरह के प्लानिंग सिस्टम हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम भारत पे आ जाएंगे कि भारत में किस तरह से भारत का योजनाबद्ध आर्थिक विकास हमारे देश के लीडर्स ने, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने ऑर्गेनाइज किया और किस तरह से हम आज 2025 तक पहुँचे हैं अपनी विकास यात्रा में। ठीक है, तो आप अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, क्यों है और कैसे ऐसा किया जाता है, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरह से विकास किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आर्थिक नियोजन क्या होता है। इसकी परिभाषा पे गौर करते हैं। पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना आर्थिक नियोजन है। एक बार गौर करिए, पूर्ण परिभाषित यानी वेल डिफाइंड आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना आर्थिक नियोजन है। इस परिभाषा में थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, इसको भी आप लोग जानते चलिए। 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी देन ये है कि इंसानियत जो है, थोड़ा थोड़ा जो इंसानी सभ्यता थी वो मानव आम आदमी के वेलफेयर की तरफ झुकने लगी थी। आपको पता होगा कि रूस में क्रांति हुई, वहाँ पर सर्वहारा क्रांति हुई, वहाँ पर उत्पादन के साधनों का वितरण सबके बीच पे किया गया, सरकारी जो है संरक्षण में हर एक चीज़ होने लगी, यानी आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो भी धीरे धीरे वेलफेयर इकोनॉमी में चेंज होने लगी, यानी कल्याणकारी राज्य के रूप में बदलने लगी। यानी कि जो पिछड़े थे, गरीब थे, जो वंचित लोग थे, इनकी चिंता भी केंद्र बिंदु में धीरे धीरे आ रही थी। इसी का परिणाम था कि योजनाबद्ध आर्थिक विकास करने की कोशिश की गई। हर एक देश चाहता था कि वो तेजी से विकास करे, और तेजी से विकास करने का सिर्फ एक ही रूल था कि पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाए। 1987 तक आते आते जो योजनाबद्ध थी, 1987 तक जो है परिभाषा कुछ दूसरी थी। दो चेंज किए गए। सबसे पहला जो ये इष्टतम अब यूज होने लगा है, यानी ऑप्टिमम इसको बोलते हैं, ऑप्टिमम, इसके स्थान पे जो शब्द होता था वो होता था मैक्सिमम, यानी महत्तम। यानी उस समय जो नियोजन का जो है धारणा थी, नियोजन की धारणा थी, उसमें यह था कि पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का महत्तम प्रयोग करना, महत्तम दोहन करना, महत्तम दोहन करना ही आर्थिक नियोजन है। लेकिन 87 तक आते आते सतत विकास की धारणा हमारे सामने आने लगी। सतत विकास,
यानी ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखे, संसाधनों का पुनर्निर्माण करे। जिन संसाधनों का हम आज यूज कर ले रहे हैं उनकी जरूरत आने वाली पीढ़ी को भी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखा जाने लगा। इसीलिए मैक्सिमम दोहन करने के स्थान पर इष्टतम या ऑप्टिमम यूज करने की बात जो आ गई। तो आज के समय में जो आर्थिक नियोजन है, इसकी परिभाषा ये दी जाती है कि पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन या प्रयोग करना आर्थिक नियोजन है। यानी जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका हम बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाए, यही इसका लक्ष्य है। अब क्यों आर्थिक नियोजन जरूरी है, हमने इस बारे में बताया कि पूरा विश्व क्यों आर्थिक नियोजन, क्यों विश्व धीरे धीरे मानव कल्याण को अपना लक्ष्य मानने लगा था। तीव्र विकास बिना योजना के संभव नहीं था। यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ से ही ये चीज बिल्कुल क्लियर होने लगी थी सभी सामाजिक विज्ञानों में लेके कि अगर हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको प्लान करना पड़ेगा पहले से। इसी कारण से जरूरत महसूस हुई कि अगर आर्थिक विकास करना है तो प्लान्ड वे में ही करने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरा अगला प्रश्न था कैसे। जब कैसे की बात किए तो फिर दो इकोनॉमिक प्रणालियां चल रही थी, एक पूंजीवादी व्यवस्था जिसके बारे में हमने आपको पहले क्लास में बताया था, दूसरी समाजवादी व्यवस्था। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में प्लानिंग को अपनाया गया और दोनों में ही प्लानिंग सिस्टम अलग अलग था। कैसे इसमें अलगाव था इसको भी हम लोग अभी इसी क्लास में समझेंगे कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में योजनाओं को अपनाया गया, उसको किस तरह से लागू किया गया, और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्थाओं में किस तरह से काम किया गया, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे जब हम लोग ये देखना शुरू करेंगे कि नियोजन का उद्भव और प्रसार कैसे हुआ, कैसे योजनाबद्ध विकास के बारे में धारणाएं बनी और किस तरह से इसको पहले लागू किया गया। इसमें दो चीजें सबसे पहले सामने आई, एक थी प्रादेशिक नियोजन, एक था राष्ट्रीय नियोजन। प्रादेशिक नियोजन का मतलब था किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना, का विकास करने के लिए रणनीति बनाना। इसमें सबसे पहले पहल हुई 1916 में यूएसए में, जब टेनेसी वैली अथॉरिटी की स्थापना हुई। उन्नीस 1916 में यूएसए में टेनेसी वैली अथॉरिटी की स्थापना हुई। टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए में प्राथमिक लक्ष्य इसके जो थे, प्राथमिक लक्ष्य थे बाढ़ नियंत्रण, और मृदा संरक्षण, बिजली उत्पादन। इन तीन प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टेनेसी वैली अथॉरिटी की स्थापना 1916 में यूएसए में की गई थी। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में इतना बेहतरीन विकास किया गया, यानी इस पूरे क्षेत्र का आगे चल के औद्योगिकरण हुआ। सड़कों का जाल
व्यवस्थित किया गया, नए शहरों की स्थापना हुई, यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी शुरू में छोटे लक्ष्यों को लेकर बनाई गई थी, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, बिजली उत्पादन, लेकिन योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया द्वारा 10 से 12 साल के अंदर ही उस पूरे एरिया की सूरत ही बदल गई। और ये इतनी सफल योजना थी कि और लोगों ने भी इससे जो है प्रेरणा ली। जैसे भारत में 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। जैसे एक उदाहरण और मिलता है, घाना में वोल्टा रिवर, जैसे 1966 में घाना में घाना में इसकी स्थापना की गई वोल्टा रिवर अथॉरिटी के रूप में। दामोदर वैली अथॉरिटी निगम, ये चीज़ें इसी टेनेसी वैली अथॉरिटी से जो है बाहर निकल के आई। इस जो रीजनल प्लानिंग सिस्टम है, इसमें ये किया जाता था, किसी देश के एक विशेष एरिया को चुन लिया गया जहां पर डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, और वहां पर योजनाबद्ध ढंग से उस पूरे एरिया का कायाकल्प किया गया। तो ये प्रक्रिया जो है शुरुआत थी योजनाबद्ध आर्थिक विकास की, और इसमें सबसे पहले जो है टेनेसी वैली अथॉरिटी, और इसकी सफलता से प्रेरित होकर ही बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया और एक एक एरिया को के लिए विशेष रूप से योजनाएं बना के और उसके डेवलपमेंट का प्रयास किया गया। दूसरी चीज जो क्या थी इसके बाद, अगली चीज जो है वो राष्ट्रीय नियोजन है। अब राष्ट्रीय नियोजन में पूरे देश का विकास करने की कोशिश की गई, पूरे देश का विकास योजनाबद्ध तरीके से। जैसे प्रादेशिक नियोजन जो था उसमें किस देश के किसी एक भाग पर ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे टेनेसी वैली का विकास किया गया, दामोदर घाटी का विकास किया गया, वोल्टा रिवर वैली का विकास किया गया, इस तरह की प्लानिंग हुई। दूसरी तरफ इसी के पैरेलल में एक और प्लानिंग सिस्टम चल रहा था जो राष्ट्रीय नियोजन का था, यानी पूरे देश की विकास की योजना तैयार की जाती थी। इसकी शुरुआत हुई, आप लोग सभी लोगों को पता है कि यूएसएसआर में, रूस में क्रांति हुई 1917 में। व्लादिमीर लेनिन जो है इसके जो है पहले राष्ट्रपति बने। लेनिन के बाद जो राष्ट्रपति बने वो थे स्टालिन। स्टालिन को जो है बहुत तेजी से अपने देश का विकास करना था। इसके लिए उन्होंने 1928 में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की। सबसे पहला पंचवर्षीय योजना यानी पूरे देश का योजनाबद्ध विकास करने का जो पहला प्लान था वो स्टालिन ने 1928 में यूएसएसआर में अपनाया। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी यूएसएसआर की पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से 1933 तक चली, और देश की जरूरतों के हिसाब से इस योजना में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था भारी उद्योगों के विकास पर। विकास पर सर्वाधिक जोर दिया गया। फिर इसके बाद सहायक उद्योग, साथ ही कृषि का पूर्ण सार्वजनिकरण किया गया।
यानी कि जितनी भी फार्म लैंड थी, खेती की जमीनें थी, सबका राष्ट्रीयकरण किया गया और एक योजनाबद्ध तरीके से कृषि उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया। और इस प्लानिंग में लगभग 94% रूसी जमीनें सरकारी नियंत्रण में आ गई थी। यानी जितने भी फार्म लैंड था, लगभग सभी 94% जमीनें सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। सरकार ही सारे प्लान फिक्स करती थी, सरकार ही लक्ष्यों का निर्धारण करती थी और उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी मिलजुल कर जो उत्पादन करते थे। भारी उद्योगों का विकास किया गया, नई नई टाउनशिप बनाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ जब भारी उद्योगों का विकास हो रहा था, उसी के साथ साथ सहायक उद्योग जैसे स्टील का उत्पादन होने लगा, तो फिर उसके बाद मोटरसाइकिल का उत्पादन, फिर उसके बाद टीन सेट बनाने का उत्पादन, उसके बाद जनरेटर का उत्पादन, इस तरह की चीज़ें। और कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से निजी संपत्ति को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और पूरा कंट्रोल सरकार के ऊपर ही रखा गया। इस प्लान को आगे चल के चीन ने अपनाया, हंगरी ने अपनाया, पोलैंड ने अपनाया, यानी जितने भी साम्यवादी देश थे, सभी देशों में इसी तरह की राष्ट्रीय नियोजन को अपनाया गया और इसी के आधार पर सारे अपने काम किए गए। यानी राष्ट्रीय नियोजन का विचार सबसे पहले रूस में आया, रूस में स्टालिन ने इसको अपनाया और पूरी तरह से उस पर केंद्रित रहा और सरकार ही इसका सबसे बड़ा ड्राइविंग केंद्र हुआ करती थी। सरकार ही सारे लक्ष्य निर्धारित करती थी और सरकार ही सारे प्रयास करती थी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का। लेकिन दूसरी तरफ पूंजीवादी देश भी थे। पूंजीवादी देशों में सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन को अपनाया फ्रांस ने 1944 के आसपास। फ्रांस ऐसा पहला पूंजीवादी देश था जिसने राष्ट्रीय नियोजन की प्रणाली को अपनाया और खुद को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। अब आप इससे ये समझ में आ गया होगा कि जो भारत में जब प्लानिंग सिस्टम की बात हुई, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय दुनिया में बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग सिस्टम को लेकर चल रही थी। इन सब का प्रभाव हमारे देश पे पड़ना ही पड़ना था। इसीलिए आज़ादी से पहले ही भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास को लेकर आम सहमति बन चुकी थी। यानी कि 1947 से जब हम आज़ाद हुए, उसके पहले ही हमारी जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि आज़ादी के बाद भारत को अपनी योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पथ पर ही बढ़ना है। लेकिन वो कौन सी प्रणाली हम अपनाएंगे, इसको लेकर अभी दिमाग में क्लियरिटी नहीं थी। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह की योजनाएं पेश की थी। अब नियोजन कितनी तरह का हो सकता है, इसको देखते हैं। नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। पहला नियोजन की व्यवस्था हो सकती है आदेशात्मक नियोजन है, जिसको इम्पेरेटिव प्लानिंग कहते हैं। अगली हो सकती है निर्देशात्मक नियोजन या इंडिकेटिव प्लानिंग। तीसरी हो सकती है मानकीय नियोजन या नॉर्मेटिव प्लानिंग। तो एक एक करके देखते हैं कि किस में किस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है, किस प्लानिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है आज के समय में, और किसकी क्या खासियत है। सबसे पहला है आदेशात्मक नियोजन या इम्पेरेटिव प्लानिंग। आपको हमने अभी बताया कि सबसे पहले प्लानिंग शुरू की थी स्टालिन ने। और स्टालिन में कौन सी व्यवस्था थी रूस में? समाजवादी व्यवस्था। इस व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण था।
यानी कि जब आदेशात्मक नियोजन इम्परेटिव प्लानिंग व्यवस्था होती है वो समाजवादी देशों में ही सामान्यतः होती है। उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार ही सभी लक्ष्य निर्धारित करती है। सरकार ही सभी लक्ष्यों का निर्धारण करती है कि कौन से लक्ष्य हमको प्राप्त करने हैं, किस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ हमको जोर देना है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था लगभग अनुपस्थित होती है। यानी कि बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों का कोई इससे लेना देना नहीं होता है। सारे संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार ही सभी लक्ष्य निर्धारित करती है। बाजार बिल्कुल यहाँ से अनुपस्थित होता है। निजी भागीदारी नगण्य होती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी निजी क्षेत्र का रोल इसमें कम से कम होता है। सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी तरह से सरकारी सिस्टम पर होता है। सरकार ही लक्ष्य निर्धारित करती है, सरकार ही उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। यानी कि ये सारी जो है विशेषताएं हैं आदेशात्मक नियंत्रण, लेकिन सरकार के पास पूरी अर्थव्यवस्था का पूरा कंट्रोल होता है। ये व्यवस्था बहुत आराम से लगभग 1980 के दशक तक चलती रही। आदेशात्मक नियोजन को अपनाने वाले देश थे चीन, यूएसएसआर, पोलैंड, हंगरी। आप इनके नामों से समझ रहे होंगे कि ये सारे के सारे ही वामपंथी देश थे और यहाँ पर ये व्यवस्था इसी तरह से चल रही थी। लेकिन 80 के दशक तक आते आते जिन लक्ष्यों को लेकर ये प्लानिंग शुरू की गई थी उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ये जो प्लानिंग सिस्टम था वो पर्याप्त समृद्धि, पर्याप्त सृजन करने में असफल रही। पर्याप्त संपत्तियों का सृजन करने में असफल रही। यानी कि जो हमने कल्पना की थी, इस प्लान को बनाने वाले लोगों ने जो कल्पना की थी, वो सारी जो लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए। और जो डिजायर्ड था, जो सोचा गया था कि इतनी संपत्तियों का सृजन हो जाएगा कि हम संसाधनों पर पूरा नियंत्रण कर पाएंगे और पूरी तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे, वो संभव नहीं हो पाया। बाजार की लगातार अवहेलना ने प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी। बाजार की लगातार अवहेलना ने प्रतिस्पर्धा समाप्त कर दी। यानी कि किसी व्यक्ति में बहुत अच्छा कुछ करने की जो एक मोटिवेशन होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है तो सरकार ही अपने हिसाब से काम करेगी। जिसको जो काम दिया जाता था वो चुपचाप उस काम की खाना पूर्ति करके और आके अपने घर पे बैठ जाता था। सारी जिम्मेदारियां सरकार की होती जाती थी। तो धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था में ठहराव आता जा रहा था। इसीलिए 80 के दशक के बाद 1980 के दशक में परिवर्तन किया गया। सबसे पहला चेंज किया चीन ने अपने सिस्टम में बाजार अर्थव्यवस्था
को जोड़ा और खुले बाजार की नीति अपनाई। यानी कि चीन जो है सबसे पहले अपनी जो प्लानिंग सिस्टम थी, अपनी जो इकोनॉमी थी, उसको बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास शुरू किया और खुले बाजार की तरफ झुक गया। दूसरी तरफ यूएसएसआर में गोर्बाचोव आए। गोर्बाचोव ने भी सुधार लागू किए। यानी कि दोनों ही जो इस पूरी व्यवस्था के सबसे बड़े केंद्र थे, सबसे बड़ी शक्तियां थी, दोनों ने ही अपनी पुराने सिस्टम में बदलाव का प्रयास शुरू किया। क्यों? क्योंकि पर्याप्त संपत्तियों का सृजन नहीं हो रहा था, उत्पादन ऑप्टिमम लेवल तक नहीं जा पा रहा था। इसीलिए बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ धीरे धीरे झुकाव हुआ और दुनिया भी इसी तरफ बदल रही थी। इसीलिए 1990 के बाद यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, चीन भी दूसरे रास्ते पर था। किसी देश ने आदेशात्मक नियोजन को नहीं अपनाया। यानी आज के समय में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंपरेटिव प्लानिंग के आधार पे चल रहा हो। हमारा अगला जो प्रकार है वो कौन सा है प्लानिंग का? इंडिकेटिव प्लानिंग या निर्देशात्मक नियोजन। इसकी भी जो उत्पत्ति हुई, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। राष्ट्रीय नियोजन जो है साम्यवादी देशों में प्रारंभ हो चुका था, रूस ने उसकी शुरुआत कर दी थी। सारे जो साम्यवादी देश थे वो राष्ट्रीय नियोजन को अपना चुके थे। प्रॉब्लम ये आई जब राष्ट्रीय नियोजन साम्यवादी देशों ने अपनाया तो वहां पर पहले से ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व था। सरकार सारे लक्ष्य खुद निर्धारित कर सकती थी और उनको प्राप्त करने के सारे प्रयास कर सकती थी। लेकिन जब पूंजीवादी देश राष्ट्रीय नियोजन की तरफ बढ़े जब पूंजीवादी देश राष्ट्रीय नियोजन की तरफ बढ़े तो उनको अब उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि उत्पादन करने वाले जो लोग थे वो निजी क्षेत्र में भी थे, सरकारी क्षेत्र भी इसके हिसाब से अपना काम कर रहा था। सारी चीज़ों को जोड़ के चलना था हमको। यानी कि अब एक नए तरह के प्लानिंग सिस्टम की जरूरत थी जिसमें निजी क्षेत्र भी हो, सार्वजनिक क्षेत्र भी हो। अब चिंता की बात ये हुई, सोच विचार इस चीज़ पे किया गया कि कैसे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उसमें सरकार का भी महत्वपूर्ण रोल हो और साथ ही साथ निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण रोल हो। तो आगे की सारी चीज़ें जो है इसी पर निर्भर थी और इसमें पहल करने वाला जो देश था, हमने सबसे पहले आपको बताया, वो देश था फ्रांस। फ्रांस पूंजीवादी होते हुए भी राष्ट्रीय नियोजन को अपनाने वाला पहला देश था और यहीं से किसकी उत्पत्ति हुई? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। यानी फ्रांस पहला देश था जिसने अपने आप को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया और उसने कहा कि हम हर एक चीज को बाजार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, सरकार को भी सार्थक हस्तक्षेप अपनी इकोनॉमी में करना पड़ेगा और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए विशेष तरह के लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। इसमें किया गया क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई 1944 में। यहां पर क्या किया गया कि यहां पर निजी क्षेत्र को हटाया नहीं गया, निजी क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के स्थान पर उसका उपयोग किया गया। यानी कि निजी क्षेत्र को
प्रतिबंधित नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का ही स्वामित्व होगा। इसके स्थान पर निजी क्षेत्र का उपयोग किया गया। निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करने का हमेशा से मंशा पहले पहल पे रखी गई, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर निजी क्षेत्र सफल नहीं हो सकता था। ऐसे क्षेत्र जहां निजी लोग सफल नहीं हो पा रहे थे, वहां सरकारी उद्यमों की स्थापना की गई। जैसे भारी उद्योग, आधारभूत संरचना, यानी कि भारी उद्योग और आधारभूत संरचना जिसमें बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है, जिसमें प्रॉफिट भी बहुत समय के बाद मिलना शुरू होता है। ऐसे उद्योग जहां पर निजी उद्योग खुद इंटरेस्टेड नहीं था डेवलपमेंट करने में, यहां पर सरकार ने कहा कि इनका जो विकास होगा ये हम करेंगे और साथ ही साथ निजी उद्योगों का उपयोग करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए। निजी क्षेत्र पर आर्थिक निर्णय लेने के लिए हम अपनी तरफ से दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन निजी क्षेत्र को नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी बनाएंगे। यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई जिसमें निजी उद्यम हो, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर जरूरी होगा वहां पर सरकारी उद्यम भी होंगे। सरकार भी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तय करेगी, निजी उद्यमों को प्रेरित करेगी वो देश के लक्ष्यों के हिसाब से काम करे, और जहां पर कमी महसूस होगी वहां सरकार भी सार्थक हस्तक्षेप करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी। ठीक है, तो 1947 में सबसे पहले इस व्यवस्था को अपनाने वाला देश था फ्रांस, और इसके बाद से जितने भी देश धीरे धीरे आजाद होते गए उपनिवेशवाद से, जैसे भारत, सारे देशों ने इसी व्यवस्था को अपनाया और मिश्रित इकोनॉमी आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच बन चुकी है। इस व्यवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन आने वाले समय में 91 के बाद हुए, वो हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था पे अभी पढ़ेंगे, भारत का नियोजन पढ़ेंगे, तब उसके बारे में जानेंगे। तीसरा एक प्रकार जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है मानकीय नियोजन या नॉर्मेटिव प्लानिंग। ये क्या होती है? समाज की मूल्य व्यवस्था पर आधारित नियोजन। यानी जब नियोजन की बात की जा रही थी तो कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि सरकार ऊपर से जब अपनी योजनाओं को थोपती है तो जन सहयोग नहीं मिलता है, जनता उस उत्साह से इस प्लानिंग सिस्टम से और सरकार की योजनाओं के साथ नहीं जुड़ती है जिस उत्साह की जरूरत होती है सफलता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अगर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है तो उसमें जितना रोल सरकार का है उतना ही प्राइवेट सेक्टर का है, निजी लोगों का है, आम लोगों का है। तो आम लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए ये व्यवस्था आई। इसमें समाज की मूल्य व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 2011 ने भारत में मानकीकृत दृष्टिकोण की वकालत की। ये पहला ऐसा इकोनॉमिक सर्वे था जिसने कहा कि जो हमारी प्लानिंग सिस्टम होनी चाहिए सामाजिक मूल्यों से जुड़ी होनी चाहिए ताकि लोग उत्साहपूर्वक उसमें शामिल हों। नीति आयोग ने मानक नियोजन की तरफ अग्रसर हो चुका है। ऐसे विकास मॉडल के विकास पर जोर दिया जा रहा है जो भारतीय हो, जिसे भारत के सांस्कृतिक मूल्य शामिल हो। यानी भारत के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ाव रखने वाली योजना की जरूरत है। ऐसी योजनाएं किस तरह से होंगी? हाल में इसीलिए नज का प्रयोग बढ़ा है। व्यवहार अर्थशास्त्र में नज का उपयोग लोगों को बेहतर विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, बिना उनके विकल्पों में प्रतिबंध लगाए। जैसे नज का मतलब यह है कि आदमी अपनी इच्छा से काम करे।
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई सारे विकल्प उसको दिए जाएं, उसमें अपनी इच्छा से कोई भी विकल्प चुन ले। जैसे एक उद्योगपति है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, वो मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री लगा सकता है, कार बनाने की फैक्ट्री लगा सकता है, वो एक बेकरी खोल सकता है, वो स्टील उत्पादन करने की व्यवस्था कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। उसके विकल्पों को सीमित न किया जाए। लेकिन अगर देश में इस समय स्टील उत्पादन की ज़रूरत है, स्टील उत्पादन ज़्यादा जरूरी है, तो सरकार इस तरह के प्रोत्साहन की योजनाएं दे कि सारे विकल्पों के होते हुए भी वो चुनाव उसी विकल्प का करे जिसको सरकार चाहती है। यानी कि ऐसे प्रोत्साहक चीजें हो जिससे उसके विकल्प कम भी ना हो और वो अपनी इच्छा से उसी रास्ते पर चले जिधर सरकार ले जाना चाहती है। यह एक प्रकार का परोक्ष दबाव है जो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब यह है कि स्वच्छ भारत मिशन चलाना है, सरकार की योजना है, साफ सफाई सरकार की है, नगर निगमों की जिम्मेदारी है, हमारी पंचायतों की जिम्मेदारी है। लेकिन आम लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो आम लोगों को जोड़ने के लिए ये सब योजनाएं लगाई जाएं और इस तरह से प्लान किया जाए कि आम लोग खुद से उससे जुड़ जाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर एक व्यक्ति अपनी संतान से प्रेम करता है, उसके लिए उसको जागरूक किया जाए कि कैसे अपनी लड़की की आने वाली जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो उत्पादन है, उसको लेकर हर एक व्यक्ति ज़्यादा जो है सतर्क रहता है, उसके बारे में उसको ज़्यादा जानकारी होती है और उससे उसका लगाव भी होता है। एक ऐसी योजना बनाई जाए कि हर एक व्यक्ति अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में होने वाला जो उत्पाद है उनकी विशेषता को समझे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो अगर हर एक जगह की जो विशेष उत्पाद है उसकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ेगी, हर आदमी अपने लिए काम करेगा, तो पूरे देश का विकास तो होगा ही। इसी चीज को कहा जाता है मानकीय नियोजन या नॉर्मेटिव प्लानिंग, यानी कि लोगों की मूल्य व्यवस्था के ऊपर आधारित जो प्लानिंग होती है उसी को हम नॉर्मेटिव या मानकीय प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है नियोजन के सारे प्रकार देख लिए। अब हम शुरू करेंगे कि भारत में नियोजन का इतिहास कैसे और क्या क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, भारत की तरफ आते हैं। भारत में नियोजन का इतिहास। अब आगे के जो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल फैक्ट पर आधारित हैं। इससे प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दिमाग में आपके फ्रेमवर्क और मैपिंग होनी चाहिए कि योजनाएं कैसे बनाई गई, कौन सी योजना सफल थी, कौन सी नहीं, किसकी क्या खासियत थी, मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए। बहुत विस्तृत अध्ययन करने की ज़रूरत हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं है, तो उसी तरह से आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कि एक समरी आपको बिल्कुल मिल जाए। सबसे पहला जो प्रयास था एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में भारत के लिए 10 साल की योजना का प्रारूप प्रकाशित किया। इस योजना द्वारा देश की आय 10 साल में दुगना करना चाहते थे। उनके अनुसार केवल निजी क्षेत्र के बल पर संतोषजनक विकास नहीं हो सकता, सरकार को नेतृत्व की भूमिका में आना होगा तथा योजना के लिए वैधानिक संस्था की स्थापना करनी होगी। यानी अगर ये प्रश्न पूछेगा कि योजना आयोग जैसी संस्था की स्थापना की बात सबसे पहले किसने की, तो हमारा आंसर क्या होगा, एम विश्वेश्वरैया ने की। यानी इन्होंने कहा कि केवल निजी क्षेत्र के बल पे हम विकास नहीं कर सकते हैं, सरकार को ड्राइविंग सीट पर आना होगा, सरकार को ही भारत के योजनाबद्ध विकास में नेतृत्व की भूमिका में आना होगा और सरकार को ही ये काम करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, और इसके लिए एक वैधानिक संस्था की स्थापना करनी होगी जो योजनाओं को लेकर ही पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। कब की घटना है, 1934 की घटना है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया। ऐसी योजना बनाने के लिए किया जो आम जन की गरीबी को दूर करे तथा जीवन स्तर में सुधार करे। हमने पहले भी आपको बताया कि स्वतंत्रता से पहले ही इस बात पर आम सहमति बन चुकी थी कि भारत का विकास नियोजन द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए
राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे और इस समिति ने अपना काम शुरू किया। इसके बीच में बहुत सारे व्यवधान आए, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारे लीडर्स जेल में चले गए, तो ये रुक गया। तो बहुत लेट से 1948 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन इसने जो कहा वो कहा कि लोक स्वामित्व में आधारभूत उद्योगों की स्थापना, यानी आधारभूत उद्योग कहाँ कैसे होंगे, सरकारी, यानी स्टील, कोयला, ये सारी चीज़ों का विकास सरकारी क्षेत्र में होगा। बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर गरीबों में वितरित करना, यानी कि जमींदारी उन्मूलन। यानी कि ये समिति भी इस बात पर जोर देती थी कि सरकार को ही प्रमुख भूमिका में आना पड़ेगा औद्योगिक विकास को लेकर, और कृषि सुधारों के लिए जो जमीन में सामंती सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। मोटा मोटी इससे यही जो है कहा था। अगली घटना देखिए, बॉम्बे प्लान। 1944 में देश के अग्रणी उद्योगपतियों सर पुरुषोत्तम दास टंडन, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला आदि ने अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया नामक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने ये कहा, एक पूरी योजना बनाई, इसी को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। इसमें भारत का विकास भविष्य में वस्त्र उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग के विकास में देखा गया। सरकार को आधारभूत संरचना तथा भारी उद्योगों की जिम्मेदारी दी गई थी। यह 15 साल की योजना थी। अब इस प्लान को देखिए, कांग्रेस के प्लान को देखिए, विश्वेश्वरैया जी के प्लान को देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जो दुनिया में चल रहा था हम भी उसी से प्रभावित थे। ये कमेटी भी कह रही है कि भारत का जो विकास होगा वो मैन्युफैक्चरिंग में ही होगा, लेकिन जो भारी उद्योग है, आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार को रखनी चाहिए और बाकी छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो निजी क्षेत्र में रखने चाहिए। ये 15 साल की योजना थी और इस योजना द्वारा भी देश के आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था, विकास के पथ पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। अगले प्लान पे आइए। कुछ चीज़ें हैं जिनका नाम जानिए, कभी कभी मिलाने को आता है। 1943 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। ये गांधीवादी मॉडल पर आधारित था। इसमें इंडिपेंडेंट गांवों की बात की गई थी, इसमें स्वावलंबी गांव की बात की गई थी कि गांव कैसे स्वावलंबी होंगे, और कुटीर उद्योगों पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। इसमें यह माना गया था कि कुटीर उद्योग ही भारत की इतनी भारी जनसंख्या को रोजगार देने में सक्षम है और असमानता कम करने में सक्षम है। तो ये गांधीवादी योजना थी। श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा जन योजना प्रस्तुत की गई 1945 में। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। ये तीनों को डेट और नाम के साथ आप लोग याद रखिएगा। अल्टीमेटली 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन पीएम की अध्यक्षता में किया गया। यानी कि वो संस्था बन गई जिसे अब आने वाले भारत के भविष्य का निर्धारण करना था, और भारत का जो पूरा विकास होना था वो इसी योजना आयोग द्वारा होना था। योजना आयोग का संगठन बहुत बड़ा था। इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। साथ ही साथ इसका एक अपना बहुत बड़ा सचिवालय हुआ करता था, जिसको अध्यक्षता जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष किया करते थे, जिनको कैबिनेट मंत्री की रैंक मिली रहती थी। पूरा बड़ा सचिवालय था, बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट थे। पूरे देश के लिए ये योजना आयोग योजनाएं बनाता था और पूरे देश में लागू करता था। राज्यों को संबद्ध करने के लिए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मेंबर होते थे। जब योजना एक बार बन जाती थी तो एनडीसी से उसको पास कराकर राज्यों की सहमति ले ली जाती थी। यानी कि संघीय व्यवस्था होते हुए भी हमारे प्लानिंग सिस्टम में योजना आयोग में राज्यों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था। केंद्र सरकार ही पूरे देश के लिए योजना बनाती थी। केंद्र के नियंत्रण में ही योजना आयोग काम करता था और पूरी तरह से पूरे देश के लिए एक जैसी योजना बनाने का काम। तो योजना आयोग स्थापित हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी योजनाओं के लक्ष्य क्या क्या हैं।
1951 में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। इनके दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, जब हमसे पूछा जाएगा कि हमारी भारत की योजनाओं आयोग के दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं, जो हमेशा एक जैसे थे, तो यही 4 हैं। पहला है प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस, और चौथा है सामाजिक न्याय। यानी समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, ये ही वो लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करना योजना आयोग का वास्तविक लक्ष्य था, मेन गोल था कि भारत को समृद्ध बनाएं, भारत को आधुनिक बनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करें। सारी योजनाएं इसी दिशा में काम करती हुई आपको दिखाई देंगी। एक एक करके सारी योजनाओं को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। पहली योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चली। इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने की दर थी, वो सेट की गई थी 2.1, जबकि अचीवमेंट हुई 3.61, यानी कि एक सफल योजना थी। इसे के.एन. राज ने तैयार किया गया था। इसमें सबसे अधिक जोर कृषि पर दिया गया था। ठीक है, यानी जो ड्राइविंग मूवमेंट था, ड्राइविंग फोर्स थी सबसे बड़ी भारत के विकास की, पहली योजना में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। अगली योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक। इसका लक्ष्य था 4.5% जीडीपी ग्रोथ, 4.2% हमने प्राप्त किया। यह महलनोबिस मॉडल पर आधारित था। कृषि के साथ ही मुख्य जोर भारी आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर दिया गया। महलनोबिस मॉडल आधारभूत वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुएं जिनका उपयोग पुनः मशीन और कारखाने औजार बनाने में हो, के उत्पादन पर जोर देता था। नई टाउनशिप की स्थापना से उच्च समृद्धि मिलेगी, जिसका विसरण प्रभाव ज्यादा होगा, अतः नई टाउनशिप स्थापित करने पर जोर दिया गया। जो दूसरी योजना है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें आपने अभी तक योजनाओं का जो हमने विकास बताया, इससे समझ में आ गया होगा कि सरकार को मुख्यतः उन उद्योगों पर ध्यान देना है, उन क्षेत्रों पर ध्यान देना है जहां पर निजी उद्योग इंटरेस्टेड नहीं है, जहां पर निजी उद्योग उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है जितनी देश की जरूरत है। इसीलिए भारी उद्योग, जिनको कहा जाता है आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग हम अन्य वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग करके हम फिर से अलग तरह की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे स्टील, स्टील उत्पादन हम करेंगे तो उसी स्टील का यूज करके तो जनरेटर बनाएंगे, उसी स्टील का उत्पादन करके हम कार बनाएंगे। महलनोबिस का कहना था कि जब तक हम पूंजीगत वस्तुएं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमारे यहाँ स्टील का उत्पादन नहीं होगा तो कैसे हम जो है कार उत्पादन करने की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं?
कैसे हम मशीनरी बनाएंगे, कैसे हम मशीनरी टूल्स बनाएंगे। यानी कि जो बेसिक उद्योग है, अगर हमारे यहाँ कोयले का उत्पादन नहीं होगा तो कैसे हम बिजली उत्पादन में सबसे ऊपर होंगे, और बिजली उत्पादन नहीं होगा तो हमारी फैक्ट्रियाँ चलेंगी कैसे। इसीलिए महलनोबिस योजना जो थी वो पूरी तरह से आधारभूत उद्योगों पर आधारित थी, और आधारभूत उद्योगों के विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। यानी कि अगर टाटा स्टील का उत्पादन कर रहे हैं तो वो उत्पादन करती रहे, लेकिन अगर जरूरत ज्यादा स्टील की है, उतना टाटा स्टील नहीं कर पा रही है, हमारे प्राइवेट उद्यम नहीं कर पा रहे, तो सरकार भी सेल की स्थापना करेगी। इसके अलावा अगली जो चीज थी सबसे इंपॉर्टेंट, वो थी नई टाउनशिप की स्थापना। नई टाउनशिप की स्थापना। महलनोबिस के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि जो हमारे बड़े शहर हैं, औद्योगिक मतलब शहर हैं पहले से, कानपुर है, कलकत्ता है, बम्बई है, यहाँ पर पहले से ही जो है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, तो क्यों ना यहीं पर जो है नई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। महलनोबिस ने कहा कि नहीं, नई टाउनशिप स्थापित करने पर मान लीजिए कि एक जगह हमने कहीं नई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, उसमें 15,000, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं बोकारो। बोकारो में ये पिछड़ा एरिया है, पिछड़ा क्षेत्र था, यहां पर बड़ा उद्योग लगा, मान लीजिए 15,000 लोगों को नौकरी मिली। यानी कि इस उद्योग ने, जो बोकारो स्टील प्लांट लगा, उसने 15,000 लोगों को डायरेक्ट नौकरी दी। अब चूंकि वो पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, वहाँ पर और भी बहुत सारी नागरिक सुविधाएं नहीं हैं, तो इन 15,000 लोगों को सर्विसेज देने के लिए नए बेरोजगार लोग आएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि उस समय के कानपुर में खुलती फैक्ट्री, तो वहां पर जो कानपुर का सबसे बड़ा व्यापारी होता वही अपनी ब्रांच खोल लेता, वही रेस्टोरेंट जाके वहीं ब्रांच खोल लेता, नए लोगों को मौका नहीं मिलता। लेकिन चूंकि ये इंटीरियर में है, तो यहाँ पे ऐसे लोग आए जाएंगे, जो लोग बेरोजगार हैं, जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, वो जाएंगे और अपने हिसाब से वहाँ पर काम धंधा सोचेंगे इन लोगों को सर्विसेज देने के लिए। यानी कि इस व्यवस्था में नई टाउनशिप का विस्तृत प्रभाव ज़्यादा होगा। 15,000 लोग नौकरी करेंगे, और इन 15,000 लोगों के साथ ही 50,000 नए लोग जो है, धोबी का काम करने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले, चपरासी का काम करने वाले, सारे इस तरह के लोग हैं, इनके भी जीवन में नई ऊर्जा आएगी। यानी कि नई टाउनशिप स्थापित करने से और बेहतर व्यवस्था होगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने भारत को बिल्कुल बदलने का काम किया। बड़े बड़े जितने भी संयंत्र लगे वो इसी योजना में लगे, जितने भी सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IIT, सब इसी योजना में खोले गए, सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज इसी योजना में खोला गया, जो आज भी है एम्स। यानी कि दूसरी योजना ने उस भारत का निर्माण किया, उस भारत के निर्माण की शुरुआत की जो भारत आज हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं तीसरी योजना पे। तीसरी योजना 61 से 66 तक रही। इसमें लक्ष्य था 5.6% GDP वृद्धि, प्राप्ति हुई 2.7%। इसमें कृषि तथा उद्योगों में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता थी। आप लोगों ने टारगेट से ही देख लिया होगा कि ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसका रीजन ये था कि दो युद्ध हुए। 62 में हमने चीन से युद्ध कर लिया, 65 में पाकिस्तान से हम फिर युद्ध कर लिए। इसके कारण से योजना अपनी पटरी से उतर गई। लक्ष्य इसका आत्मनिर्भरता थी, लेकिन पहली बार भारत ने IMF से उधार लिया। रुपए का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन भी किया गया इसी समय,
क्योंकि भारत और चीन और भारत पाक युद्ध और लगातार सूखे ने इस योजना को पूरी तरह से असफल बना दिया। ठीक है, चौथी योजना पे चलते हैं। अब इसके बाद चूंकि तीसरी योजना असफल हो चुकी थी और राजनीतिक रूप से भी बड़ी अस्थिरता थी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। युद्ध के बाद ताशकंद में मीटिंग करने गए, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी खुद ही जो है अपनी सत्ता को बचाए रखने में संघर्षरत थी। कांग्रेस के दो फाड़ हो गए थे, बिल्कुल ही अव्यवस्था थी। ऐसे व्यवस्था में अगली योजना जो चौथी थी वो शुरू नहीं हो पाई। इसीलिए प्लान हॉलिडे के रूप में 66 और 69 को माना जाता है। इस 3 साल में 3 वार्षिक योजनाएं चली। तीसरी योजना की समस्याओं तथा राजनीतिक अस्थिरता कारण चौथी योजना 66 में शुरू नहीं हो सकी। इसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं 69 तक चलती रहीं। इसी पीरियड को कहते हैं हम प्लान हॉलिडे। इसको याद रखिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। फिर चौथी योजना 69 से 74 तक। इसका लक्ष्य था 5.7%, प्राप्ति हुई 2.1%। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समृद्धि तथा स्थिरता थी। इस योजना में शिक्षा तथा रोजगार द्वारा समाज के सबसे कमजोर लोगों में स्थिति के सुधार का लक्ष्य रखा गया। यानी कि शिक्षा और रोजगार, इन 2 टूल से समाज के सबसे कमजोर वर्गों यानी गरीबी हटाओ, ये वाला नारा भी इसी समय का था और इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाई अपनी? क्योंकि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान से युद्ध हो गया और उस युद्ध के कारण संसाधनों का डाइवर्जन हो जाता है। युद्ध में सारे संसाधन चले जाते हैं और विकास में हम पिछड़ जाते हैं। अगली योजना 5वीं योजना थी। ये 74 से 89 तक के लिए थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय के लिए समृद्धि था। जनता सरकार ने 77 में इसे बंद कर दिया था। अनवरत योजना, यानी इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। यह अवधारणा गुरनार मेडल द्वारा विकसित की गई थी। इस मॉडल में दीर्घकालिक तथा वार्षिक दोनों लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं, किंतु आवश्यकता के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर लिया जाता है। इस मॉडल का मुख्य गुण इसका लचीलापन है, जो देश की बदलती अर्थव्यवस्था के साथ परिवर्तन करने की छूट देता है। प्रॉब्लम क्या हुई? ये तो किया गया कि हाँ, समय के साथ जो बदलाव हो जाएगा और आवश्यकताएं चेंज हो जाएंगी। हमने अगर मान लीजिए कि टारगेट किया कि 500 स्कूल खोले जाएंगे 5 साल में, हमने 2 साल में अगर 300 स्कूल खोल दिए तो इसका मतलब है कि हमने अच्छा काम किया, हमको अपना लक्ष्य फिर से चेंज कर देना चाहिए। लेकिन ये योजना चल नहीं पाई। इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि अक्सर जब आर्थिक योजनाओं की बात करते हैं और छूट हो कि हम जो है अपने टारगेट को फिर से रीसेटल कर लेंगे, तो इसका गलत ही फायदा उठाया जाता है। वही हुआ। इसलिए रोलिंग प्लान को भी बंद कर दिया गया और इंदिरा गांधी जब दोबारा फिर से सत्ता में आई 80 में, तो उन्होंने 6 प्लान की नींव रखी 80 से 85 तक। इसका लक्ष्य था 5.2%, प्राप्ति थी 5.4%। गरीबी हटाओ इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। यानी कि अब जो है एक्शन शुरू हुआ डायरेक्ट गरीबी के ऊपर प्रहार करने का। जितनी भी योजनाएं हैं, अभी तक ये देखा जा रहा था कि हम अगर जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ कर रहे हैं, तो मानते थे कि हाँ विकास हो रहा है। लेकिन 70 का दशक समाप्त होते होते ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि विकास जो है वो एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट या मानवीय विकास से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर रहा है तो इस विकास का, इस जीडीपी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अब जो सरकार का फोकस था वो ये था कि जो वंचित हैं उनको आज ही जो है सारी सुविधाएं दी जाए, आज ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। गरीबी पर सीधा प्रहार करने की रणनीति अपनाई गई। IRDP, ट्राइसेम इत्यादि योजनाएं इसी से शुरू हुई। गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ, यानी कि ये चीज़ फिक्स हो गई कि किसके लिए हमको विशेष प्रयास करने हैं, उनको डायरेक्ट जो है एक्शन करेंगे और उनकी गरीबी को आज ही दूर करेंगे। इसके बाद 7वीं योजना 85 से 90 तक। इसका लक्ष्य था 5% वृद्धि, लेकिन हुआ है 5.8%। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्लान ने भारत में उदारीकरण की शुरुआत की। दीर्घ अवधि की राजकोषीय नीति की शुरुआत की गई। पहली बार 3 वर्षीय आयात निर्यात नीति बनाई गई। यानी कि एक जो
असुविधा की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को, उनके लिए कुछ ठीक किया गया कि 3 साल तक हमारी एग्जिम पॉलिसी यही होगी, इसी हिसाब से आप अपना आगे का प्लान करिए। और उदारीकरण जो आने वाला था, इसकी पहली बार शुरुआत इसी समय की गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे 8वीं योजना से पहले की पृष्ठभूमि। 90 में आर्थिक संकट आया था, आप सभी लोगों को पता है, तो इसमें हमारा फोकस भी बदलने वाला था। अब हमारी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला था। पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। विक्टर ह्यूगो, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यानी वो विचारधारा जिसका समय आ गया है, आप कितना भी रोकना चाहें आप रोक नहीं सकते हैं उसको। यह पंक्ति 24 जुलाई 1991 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्धृत की थी। यह उद्धरण भारत में आर्थिक उदारीकरण की लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा को दर्शाता है। यानी कि अभी तक हम जिस मॉडल पे चल रहे थे, उस मॉडल को त्याग देने का समय आ गया था। अब अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होने थे। और क्यों ऐसा होना था? संकट था, विदेशी मुद्रा का अभाव, भुगतान संतुलन का संकट सीमा से अधिक हो गया था। केवल 5.8 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था, जो केवल 3 हफ्ते के आयात के लिए पर्याप्त था। यानी आज के हाल के समय में हमने श्रीलंका की स्थिति देखी, पाकिस्तान की स्थिति देखी, उसी स्थिति में हम 91 में थे। इसी समय में खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमत बढ़ गई। यानी हमारे पास विदेशी मुद्रा है नहीं, हमको पेट्रोलियम आयात करना ही करना है दूसरे देशों से, और उसमें पेट्रोलियम की कीमत बढ़ गई और ख़राब स्थिति हो गई। राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर। 89 में चुनाव हुआ, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, 11 महीने में उनकी सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर जी की सरकार 4 महीने चली, वो भी गिर गई। अब फिर 2-3 साल की उठापटक के बाद फिर नरसिम्हा राव की सरकार आई। एनआरआई जमाओं में गिरावट। जब देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है तो कौन विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ पैसा जमा करेगा? नियोजित आर्थिक मॉडल के तहत विरासत मिली संरचनात्मक सीमाएं। हमने जो अपना विकास का मॉडल अपनाया था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। सब कुछ करने की जिम्मेदारी सरकार की ही थी। सरकारी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता, यानी जो भी उत्पादन करना है, जो भी नया काम करना है, सब कुछ सरकारी कंपनियों को ही करना है। इससे भी प्रॉब्लम हो रही थी। विकास की नई धारणा अब अपनाई गई। क्या कदम उठाए गए? अब सरकार की भूमिका का पुनर्परीक्षण और पुनर्विन्यास करती है। यानी कि अब जो है सरकार को ड्राइविंग रोल से थोड़ा थोड़ा पीछे आने की जरूरत है। कैसे हुआ? राज्य की भूमिका अब नियंत्रक के स्थान पर सूत्रधार की होगी। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगे। भारतीय योजनाएं अब अधिक से अधिक संकेतात्मक और सहयोगात्मक होंगी। यानी कि हम जो प्लानिंग कर रहे थे, अब इसकी जगह हम निजी उद्योगों को ज़्यादा सहयोग लेंगे। खुद अपने उत्पादन करने की जगह उत्पादन करने के लिए निजी उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे। आर्थिक संसाधनों में सरकार की मुख्य भूमिका नहीं होगी, वह कारपोरेट सेक्टर को दिशा दिखाने का काम करेगी, इंडिकेट करेगी कि आपको ये काम करना चाहिए। योजना आयोग भविष्य के लिए दीर्घकालिक विजन करेगा। जहां लोक हित न हो, उस क्षेत्र से लोक उद्यम धीरे धीरे हटाए जाएंगे। यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, उनका निजीकरण किया जाएगा और उनमें सुधार किया जाएगा और निजी क्षेत्र को ज़्यादा रोल दिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में हम आते हैं अब अपने 8th प्लान पे, 8वीं योजना पे। 8वीं योजना 1992 से 97 तक के लिए थी। टारगेट था 5.6% और प्राप्ति हुई 6.68%। यह उदारीकरण के जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। यानी कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, मानवीय विकास होना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन अन्य लक्ष्य थे इसके। इसके बाद 9th प्लान, लक्ष्य था 6.5%, प्राप्ति 5.4%। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। लोक उपक्रमों का निजीकरण 9वीं योजना में शुरू हुआ, जबकि लोक उपक्रमों में विनिवेश 8वीं योजना में ही शुरू हो गया था। इसके बाद 10वीं योजना, 8% लक्ष्य था, 7.5% की प्राप्ति हुई। आप इस बात पे देखिए, गौर करिए कि कैसे हम 3-4% की विकास दर से अब 7.5% तक पहुंच चुके हैं। गरीबी में 5% बिंदु की कमी,
प्रतिवर्ष कार्यबल में शामिल हो रहे लोगों को रोजगार, शिक्षा और वेतन में लैंगिक विषमता 50% तक कम करना। मुख्य जोर इस योजना में कृषि पर था। उद्योग जो है मेन ड्राइवर बनाया गया था दूसरी योजना में, और 10वीं योजना तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे फिर से जोर किस पे हो गया? एग्रीकल्चर पे हो गया। 11th प्लान 2007 से 2012, इसका लक्ष्य था 9%, हमने प्राप्त किया 8%। इसका जो थीम वाक्य था, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। 70 मिलियन रोजगार का सृजन, बेरोजगारी में 5% की कमी। मुख्य जोर कृषि, शिक्षा, आधारभूत संरचना पर दिया गया। 12वीं और अंतिम योजना ये बनी थी 2012 से 17 के लिए। लक्ष्य 8% था, प्राप्ति 6.9% हुई, 6.9%। मुख्य लक्ष्य तीव्र अधिक समावेशी सतत वृद्धि था। 2014 में सरकार परिवर्तित हो गई और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको बंद कर दिया गया। यानी कि हमारा प्लान इकोनॉमी का जो सिस्टम था, योजना आयोग का जो काम था, वो 2014 में समाप्त कर दिया गया और 2015 में नया नीति आयोग बना। अब यहाँ पर वो समय आ गया जब हम एक बार पुनरावलोकन कर लें कि आखिर हम जो योजनाओं को अपनाएं, इनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थीं, क्या क्या हमने इससे अचीव किया। योजनाओं के 70 सालों में राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ी। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पीपीपी मॉडल के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सामाजिक सूचकांकों में सुधार हुआ। औद्योगिक आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ। कृषि समृद्धि दर लगातार सुधर रही है। भारत खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सफल रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में है। भारतीय सेवा उद्योग की वैश्विक पहचान है। उच्च शिक्षा में बेहतरीन विस्तार हुआ है। ये हमारी जो 70 साल की योजना का काल था, इसमें जो हमने अचीव किया ये है। लेकिन साथ ही साथ इसकी असफलताएं भी उतनी ही स्पष्ट हैं। जैसे गरीबी अभी भी व्यापक रूप से पाई जाती है, यानी भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या आज भी भारत में ही है। बेरोजगारी अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। शिक्षित लोगों की गुणवत्ता अभी भी निम्न कोटि की है। लैंगिक असमानता बनी हुई है। शोध और अनुसंधान वैश्विक प्रतियोगिता में पिछड़े हुए हैं। निर्यात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। वस्तुगत निर्यात में हम अभी भी जितना सामान खरीदते हैं उसका 20% भी बेचते नहीं हैं, निर्यात नहीं करते हैं। कृषि की न्यून उत्पादकता अभी भी समस्या बनी हुई है। क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं। कुपोषण से भारत के 30% बच्चे प्रभावित हैं। यानी कि बहुत प्रयास के बाद भी अभी भी भारतीय व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी। इसीलिए योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग या नीति आयोग की स्थापना की गई। 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। योजना आयोग बहुत हद तक राज्यों की संवेदना और प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं देता था। यह हमारी परिसंघीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं था। नीति आयोग भारत सरकार की नीतियों के निर्माण का बौद्धिक मंडल है, जो आर्थिक और विकास की नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्यों को संलग्न करने का लक्ष्य रखती है। यह सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देती है। योजना आयोग जो था वो योजनाएं बनाता था, राज्यों के लिए भी, पूरे देश के लिए, और साथ ही साथ संसाधनों का आवंटन भी कर देता था कि ये योजना लागू हो गई तो इसमें इतना पैसा खर्च होना है, तो वो दे भी दिया गया। और सरकार में चूंकि उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे तो उनकी बात को कोई काटता भी नहीं था, उसकी बात में बहुत वजन हुआ करता था। लेकिन नीति आयोग सलाह देने का काम करता है, योजनाएं बनाता है, लागू करने की जिम्मेदारी सरकारों की ही होती है। इसके संगठन के 2 भाग हैं। पहला, राजनीतिक या शासकीय परिषद, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर हैं। यानी कि योजना निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी में राज्यों को जोड़ दिया गया है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री भी योजना निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसके अलावा पूर्णकालिक संगठन, इसमें 1 उपाध्यक्ष है, 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 सदस्य विश्वविद्यालय या रिसर्च संस्थाओं से, अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य, पीएम विशेषज्ञों का नामांकन भी कर सकते हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है जो पूरे कामकाज को देखता है। इसके अलावा 2 हब हैं इसके, एक टीम इंडिया हब, राज्यों का केंद्र सरकार के साथ जुड़ाव, यानी
राज्यों से जो जो भी चीज़ें आती हैं उसका विश्लेषण करना और उसको पॉलिसी में शामिल करना टीम इंडिया हब का काम है। ज्ञान और नवाचार केंद्र ये थिंक टैंक की क्षमताएं हैं, यानी कि नई योजनाएं कैसे बनाई जाए दुनिया में और क्या चल रहा है, क्या हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो नीति आयोग योजना आयोग से इसी मामले में मेनली अलग है कि यह राज्यों को भी पूरा स्थान देता है। लक्ष्य और उद्देश्य, नीति आयोग के क्या गोल रखे गए हैं इस पे भी ध्यान देते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें सरकार पहला और अंतिम उपाय होने के स्थान पर सक्षम बनाने पर जोर देगी। योजना आयोग का काल या 91 से पहले का समय जो था वो ये था कि सारे काम की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले रखी थी। नीति आयोग के साथ ऐसा नहीं है। 2015 तक आते आते दुनिया बदल चुकी है। अब हमने अपना इकोनॉमिक सिस्टम भी बदल दिया है। अब जो हमारा नीति आयोग है इसका है कि सरकार हर काम नहीं करेगी बल्कि सक्षम बनाएगी निजी क्षेत्र को कि वो जरूरी काम करे। खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि उत्पादनों के सही मिश्रण पे जोर देना। हमने सबका पेट भर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम फूड सिक्योरिटी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब पौष्टिक भोजन, एक अच्छे भोजन की तरफ जाना है और एक ऐसा उत्पादन व्यवस्था बनानी है कि हर एक तरह की चीज़ों का उत्पादन हमारे यहाँ हो। मध्य वर्ग की व्यस्तता सुनिश्चित करना, उसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना। मध्य वर्ग में जो शिक्षित लोग हैं इनको अधिक से अधिक जो है कामकाज से जोड़ना, ये लक्ष्य है। भारत के मानव संसाधन का विकास करना, भारत के लिए एनआरआई लोगों की क्षमताओं का उपयोग करना, भ्रष्टाचार उन्मूलन में तकनीकी का प्रयोग करना, कौशल विकास, लैंगिक असमानता खत्म करना, गरीबी खत्म करना, गांव को संस्थागत रूप से विकास प्रक्रियाओं से जोड़ना, 50 मिलियन से ज़्यादा छोटे व्यापारियों को नीतिगत सहयोग देना, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करना। ये नीति आयोग के दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए हमारा नीति आयोग लगातार काम करता है और बनाता है। अभी तक नीति आयोग ने क्या किया है? 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र प्रकाशित किया है, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य योजनाएं, डिजिटल इंडिया, चिकित्सा में सुधार, कृषि सुधार, जल प्रबंधन। इसके उदाहरण भी आप देख रहे हो। डिजिटल इंडिया पे बहुत सारे काम हुए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये भी सरकार की ही योजना है और नीति आयोग ने ही इसको आगे बढ़ाया है। कृषि सुधार के लिए 3 कानून बनवाए गए थे जो दुर्भाग्यवश वापस लेने पड़े। जल प्रबंधन के लिए हर घर नल जल योजना और वृहद सिंचाई योजनाएं, यानी कि हर एक फील्ड में किस तरह से भारत का विकास हो इस पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है और हर एक तरह से भारत को आगे ले जाने की कोशिश जो है नीति आयोग द्वारा की जा रही है। अब मुख्यमंत्रियों की उपसमिति की सिफारिशें, अब यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि नीति आयोग का असली योगदान ये है कि पॉलिसी निर्माण में, योजना बनाने की प्रक्रिया में राज्यों को शामिल किया गया है। जैसे मुख्यमंत्रियों का समूह बनाया गया था। जो स्वच्छ भारत अभियान है वो मुख्यमंत्रियों के समूह ने उसका रणनीति बनाई थी। कौशल विकास मिशन को लेकर जो रणनीति बनी थी वो भी मुख्यमंत्रियों के समूह ने बनाई थी। गरीबी खत्म करने पर भी रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों के समूह ने दी थी और उसी पे योजना आयोग काम कर रहा है। यानी कि राज्यों को वास्तव में प्लानिंग सिस्टम में जोड़ा गया है और योजना निर्माण के चरण से ही राज्यों को पूरा स्थान दिया जा रहा है। इसके अलावा वैश्विक रूप से स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य, जिनको हम लोग SDGs के नाम से जानते हैं, इसको प्राप्त करना, उसका निरीक्षण करना, इसमें हम कहाँ तक सफल हो रहे हैं कहाँ तक नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी नीति आयोग पर ही है। यानी नीति आयोग ही वो संस्था है जो 2015 से 2030 तक जो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निश्चित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में पूरा प्रयास कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा भारत में हमने बताया कि संघवाद को लेकर भी नीति आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें एक नई चीज जोड़ी है, प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये क्या होता है?
नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को विकसित करना है। प्रतिस्पर्धी संघवाद एक ऐसी संकल्पना है जहां केंद्र राज्यों से, राज्य केंद्र से तथा राज्य आपस में भारत के विकास के लिए किए गए संयुक्त प्रयासों में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन हमसे आगे निकल गया, क्यों निकल गया, हमको भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए। आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था नीति आयोग ने की है और इस तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित करती है कि इस पर जोर मिलता है। इसमें संपूर्ण देश के लिए समरूप नीति बनाने के स्थान पर विभिन्न राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न भिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं। यानी जिस राज्य की जो जरूरत है उसके हिसाब से जो है पॉलिसी मेकिंग करना, ये इसका सबसे बड़ा कोर है। और इसीलिए हर एक राज्य जो है एक दूसरे से कंपटीशन करता है और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धी संघवाद को सुनिश्चित करने के निम्नलिखित पहले किए हैं। क्या क्या किया है? पहला, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। यानी राज्यों को अब अधिक धन जो है दिया जाएगा। इससे राज्य सरकारों को नीतिगत मार्गदर्शन के मामले में केंद्र पर निर्भरता कम हुई है। अगर धन अपने पास होगा तो राज्य अपनी योजनाएं खुद बना सकेंगे, बेहतर ढंग से अपना विकास कर सकेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और सतत विकास लक्ष्यों जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धिशील वार्षिक परिणामों को आंकने के लिए संकेतकों को अंतिम रूप दिया गया है। यानी किस राज्य ने स्वास्थ्य में कैसा काम किया है, किसने शिक्षा में कैसा काम किया है, जल और सतत विकास लक्ष्य जितने भी हैं उनको प्राप्त करने में कौन कैसा काम कर रहा है, इसके बारे में भी पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग इसके लिए इंडेक्स बनाए गए हैं। परिणामोन्मुखी प्रवृत्ति के साथ अस्पतालों के निष्पादन को मापने और मॉनिटरिंग करने के लिए जिला अस्पताल सूचकांक का विकास किया गया है, ताकि एक जिले का दूसरे जिले से, एक राज्य की व्यवस्था का दूसरे राज्य की व्यवस्था से बेहतर तुलना की जा सके। साथ ही स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को मापने के लिए डिजिटल रूपांतरण सूचकांक, एसडीजी भारत सूचकांक, विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक आदि को सूत्रबद्ध किया गया है। यानी कि सब लोग ये जान लें कि हम काम कर रहे हैं, हमसे बेहतर कोई और कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अपने अंदर सुधार की कामना खुद आए, खुद अभिप्रेरित हो सारे राज्य कि हमको भी आगे से आगे निकलना है। अगली चीज, इसके अलावा जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निष्पादन को बेहतर करने के लिए संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि जल संभरण की क्या स्थिति है, कहां पर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी इंडेक्स से बताया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर योजना का निर्माण कर सकते हैं तथा केंद्र प्रायोजित योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। यानी केंद्र ने अगर कोई योजना बनाई और राज्यों को दी तो उसमें अगर परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करने की छूट भी राज्यों को दी गई कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में श्रम सुधारों को प्रारंभ किया गया है। विकास परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए भूमि के आसान अधिग्रहण हेतु गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने भूमि अधिग्रहण में पुनर्वास अधिनियम में संशोधन किया है। कई अन्य राज्यों ने देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को सफल बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। यानी कि राज्य भी अब इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस चीज पे फोकस बढ़ा दिया गया है कि हमको दूसरे राज्यों से आगे निकलना है, और इसके लिए जो भी नीतिगत समर्थन चाहिए वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है नीति आयोग के कारण। नीति आयोग ने जितने इंडेक्स बनाए हैं वो इंडेक्स एक दूसरे से तुलना करने का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रतिस्पर्धी संघवाद जो है हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कुछ राज्य अपनी परंपरागत भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक बाधाओं के कारण प्रतिस्पर्धी संघवाद में भागीदार नहीं हो पाए हैं। ये समस्याएं तो चलती ही हैं, धीरे धीरे वो लोग भी शामिल होंगे। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भी विशेष अनुदान की आवश्यकता है ताकि ये राज्य अन्य राज्यों से स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कर भारत के विकास में योगदान दे सके। यानी क्षेत्रीय असंतुलन के लिए अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने योजना को समझा कि योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं, पूरी दुनिया में इसका क्या स्टेटस रहा है, कितनी तरह की योजनाएं होती हैं और भारत में योजनाबद्ध विकास को कैसे अंजाम दिया गया। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करिए, अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करिए। तब तक के लिए थैंक यू।